वो फायर तुमने किया था? काल को सिर्फ आलियान पर शक था। मुझे क्या जरूरत थी? तुम मुझे हराना चाहते थे। मैं कौन सा खुद तुम्हारे मुकाबले पर था? तुमने तो कहा था तुम्हें ऐसी बचकाना रेस देखने से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर तुम आए क्यों? तुम्हारी सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए तुम आए थे, पर मेरी नहीं। मेरी सातवीं हिस्स कह रही है कि वो तुम ही थे। मेरी पहली हिस्स, मेरी ज़ुबान ये कहना चाहती है कि बकवास ना करो। अगर वो तुम निकले तो वो तुम्हारा इस ज़मीन पर आखिरी दिन होगा। अगर वो मैं ना निकला तो वो तुम्हारी सातवीं हिस्स पर लानत मलामत का दिन होगा। शायद किसी ने ये सोचकर ऐसा किया हो कि अगर वो हार जाती तो आइंदा कभी मुकाबला ना कर सकती। भाड़ में जाए उसके मुकाबले की हिस्स। मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया। काल को चिढ़ाने के लिए आलियान मुंह खोलकर हंसने लगा। सभी हॉलमेट्स बाकायदा हंस चुके थे कि वो एक लड़की से हार गया, वो भी अमराहा से। उन्होंने म्यूजिक बार की दीवार पर चौक से काल का कार्टून बनाया था, जो मोटे मोटे आंसुओं से रो रहा था। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा आलियान। किस किस के तोड़ोगे? आलियान ने दूसरे हॉलमेट्स की तरफ इशारा किया जो खीखी कर रहे थे। शुरुआत तुमसे करता हूँ। उससे ग्लास उठाकर उसे दे मारा, जो आलियान ने कैच कर लिया। ग्लास फेंका जाए या कैच किया जाए, टूटने की सूरत में पैसे तुम दोनों से लूंगा। काउंटर बॉय चिल्लाया। कार्ल ने एक ग्लास उसे भी दे मारा, जो वो कैच न कर सका और टूट गया। अब तुम भी भरना पैसे। कार्ल चिल्लाया और तीसरा ग्लास भी उठा लिया। जिसके लिए ऐसे लड़ा जा रहा था, वो अगले दिन यूनी मेहराब के पास उदास सी खड़ी थी, जहाँ बिछड़े और बिखरे दोस्तों का एक टोला मौजूद था। दोस्त। अगर तेज और ताकतवर भगोला आधी दुनिया को उठाए अपने साथ गोल गोल घुमा रहा हो, तो उस भगोले के साथ गोल गोल घूमते भी जो शख्स आपकी फिक्र में खुल रहा होगा, वो आपका दोस्त होगा। वो चार थे और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते थे, और हर साल एक महसूस दिन वहाँ ज़रूर मौजूद होते थे। वो 18 साल पहले यूनी से पढ़कर निकले थे और 18 सालों से हर साल इस एक दिन वहाँ आ रहे थे, मेहराब के पास 18 साल पहले खींची की तस्वीर से तस्वीर खिंचवाने। स्टूडेंट्स उनके गिर्द घेरा बनाए खड़े उनसे बातें कर रहे थे। वो अपने पांचवें दोस्त का इंतजार कर रहे थे। ये आलियान है। जो उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, उसे अमराहा ने आलियान का खिताब दिया। ये लंबी लड़की वीरा, और वो नरम हो प्यारी सी गुलाबी गुलाबी लड़की अमराहा, और वो साए। वो काल का नाम नहीं लेना चाहती थी। वो चारों बारी बारी खड़ी देख रहे थे। उन्हें पांचवें दोस्त का इंतजार बहुत शिद्दत से था। लो, वो आ गया, वीरा चिल्लाई। इतनी देर? आर्या ने आने वाले को सर के बालों से पकड़ा। फ्लाइट में सीट नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से एक बुड्ढे को यकीन दिलाने में कामयाब हो सका कि आज हवा का दबाव इतना ज़्यादा है कि 50 साल से ऊपर वालों को जहाज़ में हार्ट अटैक का जानलेवा खतरा है। इंतज़ामिया ये बात छुपा रही है, लेकिन जान का रिस्क लेना बेवकूफ़ी होगी। कार्ल, अमराहा ने मुंह बनाया। वो रेस जीत गई थी और उससे काल से कहा था, तुम्हारे सर और भनुओं पर पूरे 1 साल तक एक भी बाल नहीं रहना चाहिए। और काल ने यूनि में मौजूद दूसरे काल को सर और भनुओं को साफ कर लेने पर राजी कर लिया और उसके सामने ला खड़ा किया। कार्ल ने ये कर दिखाया। उससे दूसरे काल की तरफ इशारा किया और दान दिखाकर चला गया, क्योंकि वो अमराहा के हाथ आ ही नहीं सकता था। उन पुराने दोस्तों का टोला तस्वीर बनवाने लगा। स्टूडेंट्स जिनके हाथों में उनकी पुरानी तस्वीरें थीं, उन्हें हदायत देने लगे। मिस्टर मार्टिन, आपका हाथ मिस कैरोलाइन के कंधे के ऊपर होगा। हाँ, ज़रा सा ऊपर, बस। और मिस्टर पाल्टर, आपकी घड़ी कलाई पर मजबूती से बंधी है, ढीली नहीं है। मिस सीना, आप अपनी चुंगली को ज़रा सा खोलेंगी। उनकी सालाना तस्वीर बन गई तो स्टूडेंट्स उनके साथ तस्वीरें बनाने लगे। अमराहा पर रिक्कत से तारी होने लगी। वो यहाँ से चली जाएगी तो सालाना तस्वीर के लिए भी नहीं आ सकेगी। वक्त गुजर जाएगा, वो बूढ़ी हो जाएगी। वीरा रूस में बिजनेस कर रही होगी। कार्ल मर चुका होगा। सारी दुनिया के मफलूक उलहाल हित्तों में ट्रस्ट चला रहा होगा। और आलियान, वो सोचों में ही खामोश सी हो गई। एक जगह इकट्ठे रहने वाले आइंदा आने वाले वक्त में इकट्ठे नहीं होंगे। ये तस्वुर बहुत भारी गुजरता है दिल पर। उसका दिल भर आया कि वो रोने लगी। कितना मुश्किल होता है एक होकर दो हो जाना, 4, 6, 8 हो जाना। कार्ल ने उसे टिशू दिया। वो भी पुराने स्टूडेंट्स के साथ तस्वीरें बनवा रहा था। अमराहा ने टिशू ले लिया तो वो हैरान हुआ। तुम अपने घर वालों को याद करके रो रही हो? उससे अब तक की पहली नॉर्मल बात उससे की। नहीं, तुम सबको, अमराहा ने सूसू करते हुए कहा। हम सबको? हाँ, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सब।
मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, वीरा रूस, साई अफ्रीका, एन जापान, और तुम मर चुके होगे। काल को इतने सबों में सिर्फ अपने अकेले के मरने पर अफसोस हुआ। और आलियान? उसे दांत पर दांत जमा कर पूछा। वो दुनिया की किसी गुमनाम हित्ते में बिजनेस कर रहा होगा, अमराह ने आंखें पूछते हुए कहा। वो बिजनेस कर रहा होगा और मैं मर चुका हूँगा। तुम कभी एक अच्छा इंसान होने का सबूत नहीं दे सकती अमराह दी मेंढकी। उसके हाथ से टिशू छीनकर वो चला गया और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो इस कदर उदास थी कि उसे देखकर उसे भी उदासी होने लगी। वो आलियान के पास जाने लगी। ठीक है, वो बोलता नहीं, लेकिन सुनता तो है ना, इतना भी काफ़ी है। सुन लेना भी नेमत है। घास पर बैठी वीरा जो गिटार बजा रही थी, से होती उसकी नज़र आलियान पर गई और सारे अल्फाज अपने अपने पिंजरों में फिर से मुकीद हो गए। वीरा कोई रूसी गाना ही गा रही होगी, लेकिन दुनिया में कोई गाना कितना भी अच्छा हो, वो इतना अच्छा तो नहीं हो सकता ना कि वीरा आलियान के सामने गाए और आलियान इतनी तवज्जो से उसे सुने। आसपास बैठे दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी जगह पर बैठे उसका गिटार और गाना सुन रहे थे। धूप उसकी पुष्प पर फैले सुनहरे बालों से छनकर उसकी गालों पर पड़कर उन्हें सुर्ख कर रही थी। उसकी लंबी गर्दन दाएं बाएं हिल रही थी और सर ऐसे झूम रहा था जैसे रूसी गीत फ्रॉक का कोना हाथ में पकड़े पैरों के बल महवरे रस हो। वीरा की आवाज़ अच्छी थी और अंदाज भी। वो उसे भी कई गाने सुना चुकी थी, लेकिन उसे आलियान को गाना नहीं सुनाना चाहिए। काल मेयर बन चुका होगा, आलियान बिजनेस कर रहा होगा और रूस की बर्फी तूफान में गिरकर वीरा मर चुकी होगी। उससे खड़े खड़े अपने ख्याल में रद्दो बदल किया। ये उससे खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन कतरे भोंडे अंदाज से। कार्ल, आलियान और उनके हाउलमेट्स एंडी और नील रात की लड़कियों के हॉल के सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ सर से ऊपर उठाकर एक एक बोर्ड पकड़ रखा था, जिस पर अंधेरे में दिखाई देने वाली रोशनाई से विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लिखा था। वक्फे वक्फे से काल तीसरी मंजिल की एक खिड़की पर सर्च लाइट की तेज रोशनी डाल रहा था, लेकिन खिड़की खुल रही थी, ना कोई और हलचल दिखाई दे रही थी। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, आलिया ने बयान जारी किया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। उसे इस अंदाज में एक प्रपोजल चाहिए था। वो इसी किस्म की फिल्मी सी लड़की है। अगर वो फिल्मी लड़की है तो तुम्हें उसे आईफिल टावर की बुलंदी पर खड़ा करके तैयारे में गोल गोल घुमाते हुए प्रपोज करना चाहिए था, जैसे टॉम क्रूजर ने कैटी को किया था। तुमने तो काफ़ी भोंडा फिल्मी अंदाज अपनाया है। कार्ल ने भी अपना बयान जारी किया। मैं यही भोंडा अंदाज अफोर्ड कर सकता था। मैं खुद टॉम क्रूज हूँ, ना मेरा बाप जॉर्ज क्लूनी। क्या तुमने उससे कहा था कि तुम आज रात आओगे? आलियान ने पूछा। नहीं, ये तो सरप्राइज है। दांतों को भी उसे अंधेरे में दिखाई देने वाली रोशनाई से रंग रखा था, ताकि उसके हाँ कहने पर वो हंसे तो वो देख ले। वो गहरी नींद सो रही होगी और जब उसे ख्वाब आएगा कि खिड़की के नीचे तुम खड़े हो, तो वो खिड़की पर आकर तुम्हें कोई जवाब देगी। काल भुन्ना गया। उसके हाथ थक गए थे बोर्ड उठा उठाकर। हरगिज नहीं, उसने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि वो हर रात मेरा इंतजार करती है। प्रोफेसर के लेक्चर्स तुम्हारी समझ में नहीं आते नहीं, और उसने कुछ कहा भी नहीं और तुम समझ गए। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारा सुबह तक यहाँ खड़े रहने का कोई इरादा नहीं है, और मेरे पास ये 2 ही हाथ है। 10-12 हाथ फ्रिज या वार्डरोब में लॉक करके नहीं आया। काल से लाइट लेकर आलियान ने खिड़की पर मारी। अंधेरे में पर्दे के पीछे मुझे कोई खड़ा नजर आया है, वो जोश से बोला। एंडी ने सर्च लाइट खिड़की पर मारी तो वहां अंधेरा था और कोई वहां नहीं खड़ा था। आखिर जब वो खड़े खड़े थक चुके और कार्ल ने आंसू साफ करने के लिए एडी के आगे टिश्यू किया और बोर्ड नीचे करके अपनी साइकिलों पर बैठकर जाने लगे, तो एकदम तेजी से हॉल की कई खिड़कियां खुली और उन चारों पर कई सर्च लाइट्स पड़ी कि सड़क रोशन हो गई और चिल्लाकर उन सब ने कहा, यस। लड़कियों की आवाज़ में शरारत हद से ज़्यादा नुमायां थी। यस की तान इतनी लंबी थी कि चारों ने कानों में उंगलियां दे लीं। तुम इतनी सारी लड़कियों से शादी करोगे? काल ने दांत निकाले। अगर सारा ने इजाज़त दी तो। एडी के भी दांत निकल आए, हरी रोशनाई वाले। फिर इतनी सारी खिड़कियों में यस के बोर्ड नजर आने लगे। फिल्मी अंदाज से प्रपोज करने पर फिल्मी अंदाज से ही जवाब दिया गया था। मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा अपने कमरे खिड़की के बाहर। जब तुम सारे मैनचेस्टर को खड़ा देखोगी तो तुम्हें हाँ का बोर्ड उठाकर सबको दिखाना ही पड़ेगा। इन सारे बोर्डों पर आलियान को अपने अल्फाज लिखे नजर आए। उसका जोश ठंडा पड़ गया। उससे एडी के मुस्कुराते चेहरे से नजर फेर ली। उनका अगला पड़ाव एक प्राइवेट हॉल की तरफ था। खुशी से एडी से
साइकिल ही नहीं चलाई जा रही थी। वो 2-3 बार खुशी से साइकिल गिरा चुका था और सब आगे निकल जाते और वो पीछे गिरा पड़ा होता और उठने की जल्दी भी ना करता। प्राइवेट हॉल के सामने तनावर दरख्त के साथ उन्होंने कई सौ पर्चियाँ चिपकाईं। ये वो पैगामात थे जो नील की तरफ से एप्पल के लिए दरख्त पर जब्त किए जा रहे थे। जब वो सब पर्चियाँ चिपका चुके तो उन्होंने एक बड़ा बोर्ड दरख्त में ठोंक दिया जिस पर मैसेज ट्री फॉर एप्पल बड़े-बड़े हर्फ में लिखा था। हॉल में अपने कमरे में वापस आकर आलिया ने अपने वार्डरोब में से एक बड़ा बॉक्स निकाला और उससे मुझे नन्हे मुन्ने से हाथ से बने कार्ड्स को निकाल कर जला दिया। ये कार्ड्स उससे रंग बिरंगे धागों में पिरोकर शटलकॉक में खिड़की के सामने लगे दरख्त से बांधने थे और वो घंटियां जो उन धागों के साथ नत्थी करनी थी उससे उनने कूड़ादान में फेंक दिया। इन सब के साथ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो रात भर खुद से कहता रहा। शटलकॉक के बाग में लगे तनावर दाग के सामने की खिड़की में रात के इस वक्त बैठी वो रंग बिरंगे कागजों पर मुख्तलिफ रंगों के मार्कर से पैगामात लिख रही थी। वो कई घंटों से बैठी ये काम कर रही थी। ये पैगामात उसे सेफ रूम की दीवारों पर नहीं चिपकाने थे। इन पैगामात को वो आलियान को देने का इरादा रखती है। कब? वो ये नहीं जानती थी। कैसे? उससे इस बारे में भी नहीं सोचा। अभी वो सिर्फ इन पैगामात को लिखने की जरूरत ही कर सकी थी। वो पैगामात को सजा बना रही है जैसे उसके शाहकार का आखिरी मरहाइल में हूँ। इस अब तक की ज़िंदगी में किसी काम ने ऐसे उसकी तवज्जो नहीं ली थी जैसे ये शाहकार ले रहे थे। इतनी गहरी रात में उसे नींद से मुलाकात करने तक की तमन्ना नहीं रही थी। ये पैगामात हद से निकले हुए नहीं थे बेशक, लेकिन उसकी जुर्रत इस हद से ज़रूर निकली हुई थी जो चंद महीनों पहले तक उस पर सिरे से थी ही नहीं। देर रात का वक्त है, सड़कें सुनसान सी हैं। कहीं दूर से किसी के कराहने और बेहंगम तरीके से गिटार बजाने की आवाज़ें खटमट होकर आ रही हैं। ऐसी आवाज़ें जिन पर कान खड़े हो जाएं और मसाम पसीने से भीग जाएं। हफ्ते की रात है, बड़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपनी अपनी जॉब, बार, क्लब से वापस अपने अपने हॉल्स की तरफ आ रहे हैं। कुछ होश से बेगाना भी हैं, उन्होंने पी रखी है। सुनसान सड़क से गुजरते ऐसे मुख्तलिफ टोलियों को एक रात के मुख्तलिफ औकात में ज़रा दूर एक जोकर नजर आता है। वो उसे किसी फास्ट फूड कंपनी का वर्कर समझते हैं। जोकर के हाथ पुष्ट पर हैं। फिर वो एकदम उन हाथों को सर से ऊपर उठाता है और हाथ में पकड़े हथौड़े को पूरी कुव्वत से इन ज़मीन पर गिरे इंसान की खोपड़ी पर दे मारता है। इंसानी खोपड़ी पाश पाश हो जाती है। खून फव्वारे की सूरत सड़क पर बिखरता है। ज़रा दूर से ये मंजर देख लेने वाले स्टूडेंट्स बामुश्किल अपनी चीखें दबाते हैं कि जोकर उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो जाए और खुद भी भागने की कुव्वत बेदार करते वो उल्टे पैरों भागते ही हैं कि ऐन उनके पीछे से दूसरा जोकर नुमादार होता है जिसके हथौड़े से खून टपक रहा है। आगे और पीछे वाले दोनों जोकर्स हर हर की आवाज़ निकालते उनकी खोपड़ी का निशाना लेते भागने वालों की तरफ लपकते हैं, जबकि तीसरा जोकर कहके लगाता, गिटार बजाता, माहौल को मज़ीद खौफनाक बनाने में मौन साबित होता चहलकदमी करने लगता है। सड़क स्टूडेंट्स की चीखों से गूंज उठती है। खासकर तब तो मज़ा ही आ जाता है जब उन टोलियों में बड़ी तादाद लड़कियों की होती है। पूरा मैनचेस्टर हिल जाता है। आगे आगे वो, पीछे पीछे हथौड़ा मार जोकर्स। प्रैंक सीजन ऑन है। सीनियर्स फॉर्म में आ चुके हैं। मशहूर ज़माना प्रैंक द क्लोन किलर से अमली मजाक की इब्तिदा कर दी गई है। उन्हें ऑफिशियली भी रोका ना जाए। आलियान, कार्ल, साई और शावेज ने इस ड्रामे की पहली किस्त सड़क पर छुप कर देखी और हंस हंस कर उनके पेट में दर्द हो गया था। उन्हें इस प्रैंक की खबर पहले से ही मिल चुकी थी। कार्ल ने तो ये तक सोचा था कि एक जोकर वो भी बन जाए, लेकिन आलियान ने उसे ये कहकर रोक दिया कि हम अपने वक्त पर करेंगे। लेकिन जाने वालों का वक्त आ चुका है। वो रह जाने वालों को सबक सिखाकर जाना चाहते हैं। जैसे कि यूनी लाइब्रेरी जाने वाले रास्ते में एक मसरूफ़ गुज़रगाह पर एक मुजस्मा खड़ा देखा गया जिसके एक हाथ में किताब थी और दूसरा हाथ थोड़ी पर था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो कोई इस मुजस्मे के करीब से गुजरता और सर पर किताब पढ़ने की सूरत में पीछे पलट कर देखता तो 2-3 हार्ट अटैक उसके जिस्म के आर पार हो जाते, क्योंकि उनकी पुष्प पर खड़ा वही मुजस्मा उन्हें किताब मार रहा होता और मुस्कुरा के हाय के लिए हाथ बढ़ा रहा होता। धोखे के लिए वहाँ पहले असली मुजस्मा रखा गया था। उसी मुजस्मे की जगह सीनियर स्टूडेंट्स में से एक ने मुजस्मे का बेरूप बदल कर मुजस्मे के अंदाज में खुद को वहाँ खड़ा कर लिया। कभी वो गुजरने वालों के आगे हाथ करके हाय कहता, कभी थोड़ी पर से हाथ उठाकर बाल ठीक करने लगता और कभी हाथ से अपनी जुमाई रोकता और भी गुजरने वालों को हो कहकर डरा देता।
कई कमज़ोर दिल लड़कियां पूरी जान से चिल्लाती हुई पाई गई थीं। उनमें से एक अमराहा भी थी। वो बस बेहोश होते होते बची थी। अमराहा को इन अमली मजाकों की आदत थी, ना उनके बारे में मालूमात थी। अपनी तरफ से वो बहुत मोहतात होकर रहती, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता था। जैसे कि एक दिन वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी कि उसके आगे कमज़ोर बेमार चाल में चलती मिसेस रेचल एकदम से दिल पर हाथ रख के गिराती हुई ज़मीन पर गिर गई। अमराहा तेज़ी से उनकी तरफ लपकी। उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो अटक अटक कर सांस ले रही थी। उससे उनका सर अपनी गोद में रखा और चिल्लाकर दूसरे स्टूडेंट्स को मदद के लिए बुलाने लगी। कितने ही स्टूडेंट्स भाग कर आए और उनका सांस बहाल करने का चारा करने लगे, उनके दिल को पंप करने लगे। कोई दूसरा इमरजेंसी में फ़ोन करने लगा और मिसेस रेचल, जो मैं मर चुकी हूँ की अम्मी तस्वीर बनी ज़मीन पर गिरी उनकी गोद में सर रख के पड़ी थी, वो आंख मार कर, अभी मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं, कामली सबूत देती उठकर बैठ गई। 11वीं बार अपनी कलाई पर पहले से बने सितारों में उन्होंने एक और सितारे का इजाफा किया और कपड़े झाड़कर यूनी में कहीं और दिल के दौरे के करीब उलमर्ग मर्जीसा बनने चली गई। एक मजाक की बासकश शुनीम तक आई कि आलियान अपने कमरे को लॉक करना भूल गया था। ये वो फहाश गलती होती है जो पूरे तालीमी दौरानिए के दौरान किसी भी स्टूडेंट को मरकर भी नहीं करनी चाहिए। जब तक उसे एहसास हुआ कि वो कमरा खुला छोड़ आया है, थोड़ी देर हो चुकी थी। उसका सारा सामान, उसका बेड, मेज़, कुर्सी, कपड़े, जूते, शैम्पूज तक हॉल के लॉन में रखे थे। उन पर प्राइस टैग लग चुके थे। उसके 2 जोड़े जूते, एक शर्ट और परफ्यूम तो बिक भी चुके थे। इस दिन बहुत से स्टूडेंट्स कमरे लॉक करना भूल गए थे क्योंकि वो रात को ठीक से सो नहीं पाए थे और इसलिए नहीं सो पाए थे कि रात के फायर अलार्म बजने लगा। सब गड़बड़ाकर उठे और कमरों से बाहर भागे। उसी दौरान बिजली बंद हो गई। गिरते पड़ते जब वो सब बाहर निकले तो कॉरिडोर में बिखरे कई सौ गुब्बारे, जिनमें पटाखे भरे गए थे, उनके पैरों से फूटने लगे। पटाखों की धमक, अंधेरा और एक दूसरे के धक्के, माहौल मखसाइका खेस भी था और लमनाक भी। एक दूसरे पर गिरते वो जख्मी भी हो गए। आलियान के नाक पर चोट आई और उससे नाक पर बैंडेज लगवाते काफ़ी शर्म सी आई। यही प्रैंक लड़कियों के हॉल में भी हुआ था और आईनी शाहिदीन का कहना था कि पटाखों और लड़कियों की चीखों ने हॉल की इमारत को ज़मीन से चंद फीट ऊपर उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसा हो नामुमकिन है, बिल्कुल। लातादाद प्रैंक कॉल्स की गईं। एक कॉल दादा को भी मौसूल हुई कि अमराहा ने एक 28 लड़के से जिससे शादी कर ली है। दादा की सेहत अच्छी थी, वरना उन्हें अस्पताल जाने से कोई ना रोक पाता। अमराहा के लिए दादा को ये समझाना महाल हो गया कि ये सब सीनियर लड़कियों की शरारत है और कुछ नहीं, लेकिन दादा यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। वीरा के पापा को बताया गया कि वीरा मास्क पहनकर चाकू की नोक पर मानचेस्टर वालों को लूटते हुए कई बार देखी गई है। और लेडी महक को कॉल की गई कि आलियान ने हॉल की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की है। इंग्लिश डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने एक दिन सॉन्ग रचाए थे। एक मिसी लड़की अमराहा बनी थी और उसने इतना लंबा दुपट्टा लिया था कि सब उसके दुपट्टे से उलझकर गिरने का ड्रामा करते पाए गए। और आर्ट डिपार्टमेंट के सीनियर्स ने यूनी की मशहूर सहीन और कुछ ज़्यादा ही मसाइका खेज किस्म के स्टूडेंट्स की अजीबोगरीब तस्वीरें डिपार्टमेंट में अवेसा की थीं कि सारी यूनी उमड़ आई थी उन तस्वीरों को देखने के लिए। उनमें काल नागहानी भला नामी पोस्टर की सूरत में सबसे ज़्यादा देखा गया। अमराहा तो हार्ट ब्रेकर पोस्टर को ही देखती रही। तस्वीर में आलियान की आंखें भीगी थीं, पर फिर भी उसे अच्छी लग रही थी। उसने इस पोस्टर की एक कॉपी हासिल कर ली और अपने पास महफूज कर ली। इन्हीं दिनों यूनी में ट्वीट बहुत आम हो गई थी, खासकर सीनियर्स बहुत फयास हो गए थे। ट्वीट अमराहा, उसके पास से गुजरती सारा ने चॉकलेट उसके आगे की, जो अमराहा ने फ़ौरन ले ली और खोलकर एक बड़ी बाइट भी ले ली। आह थू! उसका मुंह साबुन, सुर्ख स्याही और ना जाने किस किस चीज़ से भर गया। उसके होंठ, जुबान, दांत और थोड़ी का कुछ हिस्सा सुर्ख हो गए। उससे आलियान को देखा तो उसका भी यही हाल था। वो इतना हंसी कि उसकी आंखें पानी से भर गईं। 2 भूखे। उसने उसके पास जाकर इशारे से अपनी और उसकी तरफ इशारा किया और बची हुई साबुन ट्वीट उसके आगे की, जो ऊपर नीचे से चॉकलेट में डूबी हुई थी। ट्वीट, मेरी तरफ से इसे भी खा लो। हंसी के दौरान वो बामुश्किल बोली, तुम मानो या ना मानो आलियान, हम दोनों एक जैसे हैं। और तुम ये भी मान लो कि दुनिया में कोई तुमसा है और ना ही मुझसा। वो चाबी की गुड़िया की तरह सर मटका कर कह गई। जोजो से दरख्वास्त करके उससे आलियान का एक स्केच बनवा लिया था और अब वो ये स्केच आलियान को देने जा रही थी। ये कहकर
कि उसने कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसके लिए बनाया है, जबकि वो तो सेब ऐसे बनाती थी कि पता नहीं चलता था ये सर पर उगी दुम वाली क्रिकेट की गेंद है या टेनिस की, या गेंद की शक्ल की कोई दूसरी चीज़। बस वो कुछ भी होता, सेब ना होता। आखिरी क्लास लेकर वो बाहर निकला ही था, उससे स्केच हाथ में पकड़ रखा था। यूनी में आसपास मामूल से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स चल रहे थे, फारिग फारिग से, फैले हुए से, जैसे यूनी के अंदर कोई ना हो, सब बाहर ही हूँ। वह आलियान से जरा सी दूर ही थी, या आसपास फैले हुए चलते स्टूडेंट्स ने मुंह से यक आवाज़ रोबोटिक अंदाज का साउंड निकाला। साउंड ऊंचा भी था और सुर में भी, जैसे स्पीकर से निकल रहा हो। 0 1 2 0 1 2। अमराहा और अमराहा जैसे दूसरे चौंक कर इधर उधर देखने लगे। बहुत तेज और मुरतब आवाज़ सी। 0 1 2 स्टार्ट साउंड एक्शन ऑन। फौजियों की तरह पैर जमीन पर मारे गए और जो जहाँ खड़ा था वो वहीं खड़ा हो गया। जामिद, फ्रीज, कई सौ स्टूडेंट्स, कई सौ मुख्तलिफ अंदाज में। अमराहा और आलियान जैसे दूसरे स्टूडेंट्स सर उठा उठा कर इर्द गिर्द देखने लगे। दूर दूर तक यही मंजर था। जो स्टिल थे उनके दरमियान, जो स्टिल नहीं थे वो उठ से फंसे खड़े थे। क्लासेस लेकर निकलते दूसरे स्टूडेंट्स अपनी जगह खड़े होकर ये मंजर देखने लगे। दूर दूर तक ये साकिन इंसानी मुजस्मे खड़े थे, कोई हरकत ना आवाज़। अमराहा 2 लड़कों और एक लड़की के दरमियान फंसी खड़ी थी। आलियान 5 लड़कों में घिरा खड़ा था। समझने में वक्त ना लगा, बड़े पैमाने पर कुछ होने जा रहा है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। जब यूनी के अंदर से अपनी आखिरी क्लासेस लेकर दूसरे स्टूडेंट्स भी निकल आए तो रोबोटिक आवाज़ फिर गूंजी। कीप काम, स्टे स्टिल, एक्शन ऑन। कोई घूम गया, किसी ने सर घुमा लिया, किसी ने पैर, किसी ने हाथ, और कोई झुक गया और वो नई रोबोटिक शक्ल में ढल गए। जैसे रिपोर्ट्स रुक रुक कर भाग रहे हों, और फिर अगले एक्शन पर उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और चकोर हानों की शक्ल इख्तियार कर गए, और इन चकोर हानों में जूनियर आ गए। आलियान और अमराहा आमने सामने के हानों में थे। हाय आलियान, मैं यहाँ हूँ। अमराहा ने खुशी से उसे आवाज़ दी। गैर इरादी तौर पर आलियान ने फ़ौरन गर्दन मोड़ कर देखा। वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, उससे हाथ में पकड़े स्केच को लहरा कर कहा। आलियान ने वापस ऐसे गर्दन मोड़ी जैसे कुछ देखा ही नहीं। एक्शन ऑन की एक और जोरदार गूंज और पैरों की धमक, चकोर खाने तकून की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। दूर दूर तक एक दूसरे से जुड़ा तकूनी जाल बना नजर आने लगा। कई सौ स्टूडेंट्स अब कई हज़ार हो चुके थे। दूसरे स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल होते जा रहे थे। यूनी के कोने खुदरों से निकलकर उन्होंने यकीनन इसकी मशक की थी। काल दूर से भागता हुआ आया और एक तकूनी डब्बे में कूद गया। ऐसा ही दूसरे उन स्टूडेंट्स ने किया जो इस तकूनी जाल से बाहर खड़े थे। उन्हें तो इंतजार था इस लम्हे का। 0 1 2 1 2 स्टे फोकस। इस बार वो घूमे, हाथ छोड़े, फिर हाथ पकड़े। अब वो दायरे की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, लगातार दायरों की, एक साथ जुड़े दायरों की। स्टे फोकस, कीप काम, इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाज़ें और बुलंद हुईं। हाथ छोड़े, घूमे और फिर पकड़ लिए गए। पहले से बड़े दायरे बन गए थे। आलियान अमराहा एक दायरे में आ चुके थे और काल सामने वाले में। इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाज़ें पैरों की धमक के साथ गूंज रही थीं और फिर उन्होंने उनके गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। फौजी मार्च करने के अंदाज में कई प्रोफेसर्स भी आ चुके थे और डीन को भी आना पड़ा। सीनियर्स की आवाज़ों के अलावा हर कोई खामोश रहना चाहता था। वो कई हज़ार थे और जिस अंदाज से वो ये सब कर रहे थे वो काबिल तहसीन था। उनकी रिहर्सल की उड़ती उड़ती खबरें उन तक पहुंची थीं। उनके गिर्द गोल गोल मार्च करते उन्होंने अपनी आवाज़ को एक साथ मिलाकर गाना शुरू किया। उन्होंने कामयाब रिहर्सल की थी। उनकी आवाज़ कोर्स में थी। वी हैव पेड our dues time after time and committed no crime and made mistakes. We have made a few. We had our share of sand kicked in our face, but we have came through, and we mean to go on and on and on and on. We are champions. वो गा रहे हैं, वो जो यूनी से जा रहे हैं। सारा, जिसे सर पर ज़्यादा बाल पसंद नहीं। जैक, जो ट्वीट लेने में मशहूर है और वापस देने में बदनाम। डियाना, जिसे रोक कर पूछना पड़ता है कि वो लड़की है या लड़का। डेविड, जो अपने घुंघराले बालों को आयरन किए बगैर यूं नहीं आता। अरफात, जो सिर्फ गर्मियों में कपड़े धोता है।
डैनियल जो क्लास में भी नाक में उंगली रखता है, और जूलिया जिससे अपने सफ़ेद चोवे के बगैर नींद नहीं आती। जोसेफ जो हॉलमेट्स की कॉफ़ी चुरा लेने और शैम्पू से मिर्ची डालने से बाज नहीं आता। डियाना जिसे दुनिया में मौजूद हर रंग अपने बालों में करना है। मार्क जिसे हर लड़की अपनी मदद के लिए दस्तयाब पाती है और हर लड़का गैर हाजिर। लिंडा जो अपने हाथ के पकाए खाने खिला खिलाकर कई हॉलमेट्स को अस्पताल भेज चुकी है। एंडरसन जो हर रात नाश्ता और हर दिन सोया पाया जाता है। लुएंड जिससे बर्गर और पिज़्ज़ा की जगह भी किताबें दिखाई देती हैं, और वो सब कई सौ स्टूडेंट्स जो इधर उधर पार्टियों में घुसकर खा पी कर आ जाते हैं, और जो यूनी और मानचेस्टर के कोने खुदरों में सिर्फ सेल्फी लेते पाए जाते हैं, और वो सब भी जिन्हें पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं करते और जिन्हें पिज़्ज़ा पार्लर में घुसने नहीं दिया जाता, और वो भी जिनके नाम इस फहरिस्त में लिखे जाते हैं जिन्हें देखते ही रेस्टोरेंट बार क्लब से बाहर निकाल दिए जाने का हुक्म होता है। ये सब यूनी चक जा रहे हैं। 210 एक्शन रीलोड स्टे स्टिल। गोल दायरों में घूमते वो रुक गए। उनका रुक जाने का अमल काबिल-ए-तीद था। एक्शन रीलोड एक्शन ऑन। वर्क इट मेक इट डू इट मेक अस। दोनों हाथों से चुटकियां बजाते, पाँव टगमगाते आगे बढ़ जाते। हार्डर बेटर फास्टर स्ट्रॉन्गर। नया गाना, नया अंदाज, सादा जोश, क्योंकि ये पीछे रह जाने वालों के लिए था। मोर देन आवर और नेवर, इवन आफ्टर वर्क इज ओवर। दायरों से बाहर निकले खड़े सीनियर से दायरों के दरमियान में आकर बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े, और जैसे ही वो थोड़े ऊपर उठे उन्हें फायर करके फोड़ दिया। वर्क इट हार्डर मेक इट बेटर डू इट फास्टर। वो और बुलंद आवाज़ से गाने लगे, साथ तालियां बजाने लगे, और दास्तान को उन्हें अपनी कलम और डायरी बैग में रखकर बैग क्रॉस किया और भागकर दायरे बनाने वालों में शमूलियत अख्तियार की और आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई, डू इट फास्टर वी आर चैम्पियंस। गुब्बारे जो फिजा में फूटे थे उनसे निकली अफशां बिखरने लगी, सुनहरी, सब्ज, सुर्ख, पीली, हर रंग की, उनके बालों और सरों पर, उनके हाथों और चेहरों पर। अमराह ने हाथ में पकड़ा स्केच खोल कर फैला लिया। अफशां उस पर गिरने लगी। उसने उसे अफशां से भीग जाने दिया, खुद को भी। हर चेहरा सज गया, रंग गया। काश तालियों की गूंज, कदमों की धमक और गाने के बोल कभी ख़त्म ना हो। काश फिजा में बिखरी अफशां कभी समेटी ना जाए, और काश कोई जादूगर कमाल कर दिखाए, वो वक्त को ठहरा जाए। मानचेस्टर यूनिवर्सिटी को ये याद रखना पड़ेगा, जाते हुए सीनियर से उसे कैसा खराज पेश किया था। रह जाने वालों की आंखों में नमी आने में वक्त न लगा। दायरों में मुकीद स्टूडेंट से उसे एहसास समझा। उनके लिए जो गाना गाया उन्हें वो तराना लगा, और अमराह को ये ट्रिब्यूट इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा कि उससे एक ही दायरे में खुद को और आलियान को खड़े पाया। काश ऐसे दायरे रोज़ बने और फिर कभी ना टूट सके। सीनियर्स ने एक पार्टी का एहतमाम किया था जो एक स्टूडेंट के घर के लॉन में हो रही थी। अमराह आ चुकी थी। वीरा ने कहा था वो कुछ देर से आएगी। अलबत्ता कार्ल वहाँ पहले से मौजूद था। पार्टी में सब नॉर्मल ही था, बस 3 चीज़ें ज़रा से अब नॉर्मल थी। रुई से बनी शर्ट्स जिन्हें 3 स्टूडेंट से पहन रखा था, मुख्तलिफ नज़र आने के लिए, ये इवेंट को यादगार बनाने के लिए। रुई की गोल गोल गेंदों को सीकर शर्ट की सूरत दी गई थी। बाकोल उनके अपनी तर्ज का एक मुख्तलिफ पहनावा। भालू ही लग रहे हैं। अमराह उस तरफ देखने से जनाब कर रही थी कि फिर उसकी हंसी नहीं रुकनी थी। एक लड़की आई उसके पास, उसे अपनी लिपस्टिक पकड़वाई। इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी आई, अपना पहुँच कहीं रख कर भूल गई हूँ। अमराह ने लिपस्टिक पकड़ी, और जैसे ही लड़की गई उसे खोल कर देखा कि उसका शेड कैसा है, लेकिन उसमें शेड की बजाय आग का शोला निकला। ठीक उसी दौरान उससे ज़रा दूर शोर उठा। उसे आग के शोले नजर आने, साथ चिल्लाने की आवाज़ें। मेज़ों पर सजे मशरूबात उन पर उछाले गए, उन पर जिन्होंने रुई से बनी शर्ट्स पहन रखी थी और जिनकी शर्ट्स में आग भड़क उठी थी। तीनों बुरी तरह से उछल रहे थे। अच्छा खासा हंगामा हो गया था पार्टी में। आग बुझा दी गई, लेकिन ये आग उनकी शर्ट्स में लगाई किसने? इसने। कार्ल ने अमराह की तरफ इशारा किया। हर वक्त मजाक का वक्त नहीं होता कार्ल, अमराह ने बहुत सख्त अंदाज से कहा। माहौल बहुत संजीदा हो चुका था। इन तीनों को फर्स्ट एड के लिए अंदर ले जाया गया था। सारी पार्टी का माहौल बदल चुका था। उस पर कार्ल का ये मजाक। यानी तुमने मजाक में नहीं संजीदगी से ही हरकत की? अमराह की संजीदगी देख ली आपने?
काल ने सबसे पूछा। झूठ बोल रहा है ये, मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? अमराहा ने देखा सीनियर्स के मूड एकदम से बदल गए। मैंने खुद देखा है इसे आग लगाते, इसके हाथ में लाइटर भी है। काल मजाक में मूड में कतन नहीं था। ये हरकत सिर्फ तुम कर सकते हो। अमराहा भी मजाक नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार तुमने की, इंतहाई फजूल हरकत अमराहा, बहुत फजूल। काल खुद भी गुस्से में लाल हरा हो रहा था। ऐसे काम मैं नहीं तुम करते हो, ये लाइटर मुझे इससे पकड़वाया। कहकर उसे लड़की की तलाश में आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वो वहां नहीं थी। किसने? काल पूछ रहा था। एक लड़की ने, अब वो यहाँ नहीं है। वो यही है और वो तुम हो। वो तुम हो। अमराहा को तेज आवाज से चिल्लाना पड़ा। सब जानते हैं ऐसे काम सिर्फ तुम करते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, इसीलिए इस बार तुमने ये हरकत की ताकि सब मुझ पर इल्जाम लगाएं। तुमने मुझे तंग करने के लिए उन्हें जलाना चाहा। ऐसी जानलेवा हरकतें मैंने भी कभी नहीं की। तो तुम मुझ पर भी कैसे इल्जाम लगा सकते हो? यहाँ और भी तो लोग हैं। उसकी आवाज़ और तेज हो गई। क्योंकि मैंने खुद तुम्हें देखा है और मेरा दावा है कि कुछ और लोगों ने भी तुम्हें देखा होगा। झूठ, गलत, मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही ऐसे घटिया इल्जाम पर। शर्मिंदगी तो होनी चाहिए ना अमराहा। काल और संजीदा हो गया। जिस किसी और ने मुझे आग लगाते देखा है वो बताए। अमराहा ने सबके संजीदा चेहरों की तरफ देखकर पूछा। जो भी हुआ उसे जाने दे, लेकिन अमराहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी मेजबान ने कदे तासुब से कहा। अमराहा उसे देखती रह गई। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम काल की बात काल की नहीं, उन लोगों की जान की है। मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने ये किया। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम दोनों मिले हुए हो। मेरा ख्याल है हमें बात खत्म कर देनी चाहिए। पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन ऐसी शरारतें बड़े नुकसान का पेश खामा साबित होती हैं अमराहा। सीनियर लड़की सारा ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। उन सबकी नजरों में मलामत और अफसोस था। उसका दिल भर आया। उन सब से उसे कितनी अच्छी हेलो हाय थी, फिर भी वो काल की बात का यकीन कर रहे थे। एक सिर्फ लाइटर उसके हाथ में था और उनके पास क्या सबूत था? अमराहा की आंखें टुपटुपा गईं। उसे ये ख्याल भी आया कि वो सब मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उनकी शर्ट्स में आग लगी थी। माहौल गवाही दे रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहे और वो उसी पर शक कर रहे हैं। मैंने आग नहीं लगाई। मैं पागल हूँ जो ऐसी हरकतें करूँगी। शर्ट्स के साथ उन्हें भी आग लग सकती थी। इतनी अकल है मुझ में। आप सब इस काल की बात का यकीन कर रहे हैं। ये तो दुश्मन है मेरा। हाँ, मैं इसे ज़रूर आग लगाती और फिर मान भी लेती अगर ये जल कर मर जाता तो। उसकी आंखें झलक जाने के करीब थीं। मैंने भी तुम्हें आग लगाते देखा है अमराहा। जैक ने अपनी पेशानी रगड़ते हुए कहा। अमराहा ने जैक को बेयकीनी से देखा। क्या तुम सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? प्रैंक तो तुमने कर दिखाया, जैक ने तनसीन कहा। और जैक के इस अंदाज पर उसकी आंखें झलक ही पड़ी। आंसू बह निकले। ऐसे माहौल में रहने का कोई जवाब नहीं रह गया था न अब। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो मुड़कर जाने लगी। उससे अब ये उम्मीद नहीं रही थी कि कोई उसे आवाज़ देकर रोकेगा, लेकिन जैक की आवाज़ आई। तुम ऐसे नहीं जा सकती अमराहा। क्यों, तुम पुलिस बुलवाना चाहते हो? उसे तलखी से मुड़कर कहा। नहीं। तो फिर और बेइज्जती करनी होगी मेरी। नहीं, सिर्फ इतना बताना है कि तुम्हारी रोती सूरत देखे बगैर हम में से कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो रूई के भालू भी। जैक ने हाथ से एक तरफ इशारा किया। तीनों भालू नई शर्ट से बने ठने खड़े दांत निकाल रहे थे। कार्ल ने आंख मारी। उन्हें मेरी मदद चाहिए थी और मैं इनकार नहीं कर सका। अमराहा उन सबको देख रही थी। आखिर बुढ़ापे में हमारे पास कुछ तो सासा होना चाहिए। हमें माफ़ कर देना, और हमें यकीन है तुम जाने वालों को माफ़ कर दोगी। वो ज़रूर जाने वालों को माफ़ कर देगी, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं बता सकेगी कि उन्होंने उसे इस कैफियत का शिकार कर दिया है। वही पार्टी है, वही स्टूडेंट, वही माहौल, वही प्रैंक, और उनका शिकार वही अमराहा। लेकिन वो कहाँ है जो उसकी रोती सूरत पर हंस नहीं सका था? वो जो ऐन उसके सामने आ बैठा था, जिस मर्द की आंखों को इतने करीब से उससे पहली बार देखा था। तो क्या वो इब्तिदा थी? वो उसके रोने पर फिदा हुआ था। वो उसे रोता नहीं देख सका था। ये सब उसे अब क्यों मालूम हो रहा है? उससे पहले क्यों नहीं सोचा कि इब्तिदा कहाँ से हुई थी? वक्त एक बहरूपिया है। यह हमें ढूंढकर एक नए सॉन्ग में हमारे सामने आ खड़ा होता है। इसका हर सॉन्ग हमें महसूस करता है, ना महसूस। वक्त एक जालिम बहरूपिया है। आखिरी लम्हों में आलियान पार्टी में आ चुका था। हाँ,
उसे महसूस कर लिया था और वो उसमें गलत नहीं हो सकती थी। और अगर अब भी वो ताड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे तो क्या वो उसके ऐन सामने आकर बैठेगा? क्या उसकी सूरत से लगेगा कि वो अब भी उसके साथ रोने को तैयार है? आलियान ने आखिरी मंजर देख लिया था, उसकी टुटुपाई आंखों का, और देखकर फौरन अपनी नजरें फेर ली थी। अगर वो ऐसा ना करता तो उसके पास उसके ऐन सामने जाकर खड़ा होता और ये ठीक ना होता, क्योंकि कल रात ही तो उससे मार्गरेट के अल्फाज अपने जहन में नक्श किए थे। मैं हर रात उससे नफरत करने का अहद दोहराकर सोती हूँ। मैं हर सुबह इस अहद को तोड़ते हुए उठती हूँ। दुनिया में हर बीमारी का इलाज होगा, मोहब्बत का नहीं। बेशक मोहब्बत एक बीमारी है, इस सूरत में जब ये ख़त्म होने में ना आए और ख़त्म कर दे। और वो खुद ख़त्म होना नहीं चाहता था, वो इस बेलगाम जज्बे को ख़त्म करना चाहता था। वो बाकायदा मार्गरेट की डायरियाँ पढ़ने लगा था, जिन्हें दर्द के एहसास से पढ़ने से डरता रहा था। पहले वो उन लफ्ज़ों को अपने दिल पर कंधा कर रहा था जिन लफ्ज़ों को किसी ने रद्द किए जाने के कर्ब से कशीद किया था। ये आम लफ्ज़ नहीं थे, ये वो एहसासात थे जिन्हें लिए कोई मर चुका था। आलिया मार्गरेट को अब ये डायरियाँ पढ़ते रहना था, अमराहा की डायरी का एक सफ़ा। वो सब चले गए, अपने साथ वक्त को लिए और उस वक्त की हर याद को भी। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बिखरने, कभी दोबारा ना मिलने। म्यूज़िक बार्स, क्लब और कैंटीन में मिल बैठकर फुटबॉल मैच देखने वाले अब घरों की खामोशी में देखा करेंगे। मेज़ों पर चढ़कर जीत का जश्न मनाने वाले, कंधों पर दोस्तों को उठाकर हा हू करने वाले अब ऐसी हरकतों को बचकाना समझेंगे। कारों की रेस लगाने वाले, म्यूज़िक कॉन्सर्ट की टिकटों के लिए भाग दौड़ करने वाले, पूरा हफ्ता वीकेंड का इंतज़ार करने वाले, हर हफ्ते घर जाने वाले मामा बॉयज़ और बार बार बुलाने पर भी घर ना जाने वाले जंपर बॉयज़, सीक्रेट सोसाइटी के सभी जेटली, ब्रूसली, ये सब चले जाएंगे। उनकी स्टूडेंट डायरियाँ गर्द आलूदा हो जाएंगी और किसी उदास शाम सड़क के किनारे चलते, दरिया के किनारे बैठे, कैफ़े में किसी का इंतज़ार करते या आतिशदान के करीब बैठकर यूनिवर्सिटी पर बनी कोई फिल्म देखते, ये गुजरे वक्त को सोचकर उदास हो जाया करेंगे। सीनियर पार्टी में सबने एक एक मिनट की तकरीर की थी। सबसे पहले वीरा ने उनके लिए एक अलविदाई रूसी गाना गाया। मैंने अपने कानों में उंगलियां ढीलीं और दूर जाकर खड़ी हो गई। उसके लिए जो नापसंदीदगी मैंने दिल में छुपा रखी थी, अब वो बाहर भी आने लगी थी और मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं था। कार्ल ने अपनी तकरीर में कहा कि उसे अफसोस रहेगा कि वो उनमें से चंद एक को उल्लू नहीं बना सका था, क्योंकि बाकी उल्लुओं ने ही उसका सारा वक्त ले लिया था। आलियान ने बहुत कुछ कहा और मैंने चाहा कि वो बस बोलता ही रहे। उससे कहा, मैं तुम सबको तुम्हारी आदतों समेत याद रखूंगा। भला मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि कैसे तुम सबने अपनी अपनी बर्थडे पार्टीज में एक एक पाउंड के केक से 60-70 स्टूडेंट्स के पेट भरे और फिर इतरा इतरा कर उससे ग्रैंड बर्थडे पार्टी का नाम भी देते रहे। तुम में से अक्सर ने जब भी मुझे ट्वीट दी, मेरे ही साथ बैठकर साथ खाकर दी, यानी आधी, और जब भी वापस ली, पूरी ली। अपने खाली वॉलेट मुझे दिखा दिखाकर तुम सब मुझे खुद पर तरस खाने के लिए कहते रहे और मैंने तरस खाया भी। और जब जब मैंने अपना खाली वॉलेट तुम्हारे आगे किया, तुमने मुंह बनाया, वो भी दी हल्क जितना बड़ा और हरा। आलियान के बाद मैं खड़ी हुई मेज़ पर तकरीर के लिए, उसके बाद और उसके साथ मेरा ही नाम आना चाहिए ना। और मैंने कहा, मुझ में समेट लेने का हुनर होता तो तुम सबको छोटे छोटे बोने बनाकर एक डब्बे में समेटकर अपने साथ रख लेती, कहीं जाने ना देती। मेरी इस बात पर सबने खूब तालियां बजाईं। देखा, मेरी तकरीर वीरा के रूसी गाने से ज़्यादा बाकमाल थी। वीरा, उसे ये याद रखना चाहिए, अमराहा भी बड़ी काम की चीज़ है। फिर साई आया जो पूरे 2 मिनट तक खड़ा रोता रहा। उसकी जगह कार्ल ने तकरीर की। मैंने एक किताब लिख ली है जिसमें तुम सबके राज अयां किए गए हैं। जाते जाते सब हजार पाउंड मेरे पास जमा करवाते जाना और किताब में से अपना नाम और राज कटवाते जाना, वरना चंद सालों बाद अखबारात की सुर्खियां बनने, तलाक़ें लेने और दवालियां होने के लिए तैयार हो जाना। शुक्रिया, नेक तमन्नाएं। साई, इन्वेस, कार्ल। मैंने आलियान को स्केच नहीं दिया था। एग्जाम्स की तैयारी के दौरान मैंने लर्निंग में कई बार उसके पास से जाकर पलट आई, ये सोचकर कि शायद वो अपसेट हो जाता हो और उसका रिजल्ट खराब हो जाए, क्योंकि हर हाल में इतना तो जान गई हूँ कि मैं उसके लिए एक वबाल बन गई हूँ।
सीनियर और जूनियर्स के चंद ग्रुप्स में एग्जाम्स के बाद खेलों के मुकाबले हुए थे। कश्ती रानी के मुकाबले के दौरान आलियान और काल की कश्ती उलट गई थी। उस वक्त किनारे पर खड़े मैंने खुद को नाक तक गहरे पानी में डूबा पाया था और उस हालत में मुझ पर बहुत से इंकशाफात हुए थे। स्टूडेंट यूनियन के लिए रसाकार बने मैंने भी जाने वाले स्टूडेंट्स की चैरिटी के लिए दिए जाने वाले सामान को इकट्ठा किया था। किताबें, कपड़े, घरेलू इस्तेमाल की दूसरी चीज़ें और ना जाने क्या क्या, जो वो इन सालों में खरीदते रहे थे और अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते थे। उस सामान को हमने नीलाम कर दिया था। ओक हाउस से इकट्ठे किए जाने वाले सामान में से मुझे एक डायरी मिली थी जिस पर साई के लिए लिखा था और कोई नाम नहीं था। अगले दिन साई को देने से पहले मैं खुद को उसकी फर्क किरदानी करने से रोक नहीं पाई। डायरी लिखने वाला बहुत हसास स्टूडेंट था। उससे हंसा में गिरने वाले पत्तों पर भी आंसू बहाए थे। डायरी के आखिरी सफ़ात में मैंने अपना नाम पढ़ा और उसके आगे सिर्फ इतना लिखा था। मैंने उसे रोते हुए देखा। वो बार बार अपनी आंखों को मसल रही थी। मैनचेस्टर से दूर दुनिया के किसी हिस्से में रहते मैं कभी कभी ये ज़रूर सोचूंगा, क्या वो दोनों एक हो गए। इन सत्रों ने मेरे अंदर सन्नाटा भर दिया और फिर मेरे वजूद ने अंदर ही अंदर सारी दुनिया से छुप कर खासकर माशरे और रवायात से आलियान आलियान का वर्द किया। मेरी आंखों में बहुत खूबसूरत मनासिर कैद हैं। मैंने माजी में खुद को बहुत कम महफूज होते पाया है, लेकिन जब आलियान के बिखरे बालों पर पलकों पर अफशां गिरने लगी, गिर गिर कर ठहरने लगी, तो मैंने महफूज होने का मतलब जान लिया। वो उछल रहा था, उनके साथ गा रहा था, अपने सर को झटक रहा था। मैंने उस मंजर को तस्वुर में जामिद किया और खुद को उसकी आंखों के करीब करके उसकी आंखों पर पलकों पर फूंक मारी और अफशां को हथेली में कैद कर लिया और अपनी पोरों से उसकी पलकों को छूकर मैंने वो अफशां समेट ली। मैंने मुट्ठी बंद कर ली। मेरी पुष्प पर हजारों सवाल चीख चिंगार रहे थे, वावेला मचा रहे थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं सुना। मेरी मुट्ठी को खोलकर मेरी अफशां चुराए जाने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकेगा। वो वीडियो बनाने में मसरूफ़ था और मैं आंखों की पुतलियों से उसकी तस्वीरें लेने में। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं था। मैं उससे चंद बार साइकिल से गिरा चुकी हूँ। मेरा ख्याल है ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन देखने वालों का मानना है कि सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं। मैं इस पर वजाहत नहीं दूंगी। मैं अब वजाहतों से बचना चाहती हूँ। मेरी क्लास फेलो ट्रीसा का कहना है कि सोचें आधी खुशी निकल लेती हैं और इंसान को पूरी खुशी मिलती ही कहाँ है कि वो आधी को भी खो दे। मैं इस पर भी वजाहत देना पसंद नहीं करूँगी कि मैं हार्ड रॉक जाने वाले रास्ते पर खुद को खड़ा क्यों रखती हूँ। हर रात पैगामात लिखकर उन्हें संभाल लेना मैंने अपना मामूल क्यों बना लिया है। मैं समझती हूँ कि अपनी ज़ात का हिसाब किताब अगर हम किसी और से निकलवाते हैं तो हमेशा जवाब गलत निकलते हैं और ख़ुद ही इस हिसाब किताब को करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैंने अब इजाज़त लिए बगैर अपनी ज़ात के सारे सवालात निकाल लिए हैं और जवाबात में आलियान को निकलते पाया है। गोशवारा अमराहा बानाम आलियान। डायरी के आखिरी सफ़ात तक आते आते मैंने सोचना गुम कर दिया था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा शुरू किया तो मुझे अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ेगी और मेरी अफशां उड़ जाएगी। आलियान की डायरी का एक सफ़ा। मेरे बहुत से हॉलमेट, यूनी फेलोज और दोस्त जा चुके हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं सहम गया हूँ। मेरा मैनचेस्टर, मेरी दुनिया मामा से आबाद है, लेकिन इस बार मुझे दुनिया खाली खाली लगने लगी है। क्या ये सब उनके जाने से हुआ? मैंने खुद को फजूल काम करते भी पाया। सड़क पर चलते बसों और कारों को गिनते लोगों के चेहरे पर ना जाने क्या तलाश थे और उनके चलने के अंदाज और जूतों की बनावट पर गौर करते। कभी कभी मुझे लगता है मैं बेमकसद ज़िंदगी गुजार दूंगा और अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकूंगा। मुझे खुद को पुरजोश करने के लिए मामा महर को याद करना पड़ता है और मामा मार्गरेट का ख्याल आते ही मैं किसी सजा की कैफियत में आ जाता हूँ। मेरे लिए मुस्कुराना आसान हो गया है और होश रहना मुश्किल। वो सारी छोटी छोटी कहानियाँ जो मैं सुना करता था, अब मुझे उनसे नफ़रत सी क्यों होने लगी है। और मैंने जो इतना अरसा खुद को मामा के खतूत और डायरियों से दूर रखा, अब हर वक्त मैं उन्हें पढ़ने पर माइल क्यों रहता हूँ। क्या मैं उनकी और अपनी कैफियत का मुआवजा करना चाहता हूँ? मैं मामा की डायरियों से सबक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं बनना जो मामा बन गई थी। वो कमज़ोर थी, मैं भी कमज़ोर हूँ, लेकिन किसी को तो हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी इन जज्बों के सामने जो हम अपनी हथेलियों में भरकर
घुटनों के बल झुककर किसी के कदमों में निछावर कर चुके होते हैं। मैं खुद को मजबूर भी पाता हूँ और पाबंद भी। मैं दो हिस्सों में बटा हुआ हूँ। अगर मुझे एक पुरसुकून जिंदगी गुजारनी है तो मुझे दोनों हिस्सों को एक करना होगा। तो फिर मुझे वीरा को हाँ कह देना चाहिए था रूस देखने के लिए। उसका रूस अच्छा ही होगा उसकी तरह, और मुझे ज़िंदगी को और ज़्यादा जोश से जीना होगा ताकि बेखुदी मुझे हरा ना दे। वीरा की डायरी की चंद सतरें। एग्जाम्स के बाद मैं रूस जाना चाहती थी। मुझे पापा से मिलना था, बर्फ़ पर फिसलना था, लेकिन सारी तैयारी करके भी मैं नहीं गई। मैं क्यों नहीं गई? मेरा ख्याल है आलियान हाँ कह देता तो अब हम दोनों रूस बैठे होते। उससे कहा अभी वो रूस देखना नहीं चाहता। ठीक है, फिर मैंने भी अपना सामान खोल दिया। मुझे अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करनी भी आती है और उनका ख्याल रखना भी। इसीलिए मैं आलियान का बहुत ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस वक्त एक उसे ही सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। साई की डायरी के जज्बात। अमराहा ने जो डायरी मुझे दी उसे पढ़कर मैं कई रातें सो नहीं सका। वो एक ऐसे स्टूडेंट के एहसासात से भरी हुई थी जो कई सालों तक ये फैसला करने में नाकाम रहा था कि उसे अपनी दोस्त से मोहब्बत है या सिर्फ लगाव। लड़की उसके मुल्क में, उसके आबाई शहर में, उसके घर के सामने वाले घर में रहती थी। एक रात उसे औक हाउस में लड़की की अचानक मौत की इत्तला मौसूल हुई। लड़की की दिमाग की नस फट चुकी थी। फिर उसे फैसला करने में आसानी हो गई कि अब वो उसके बगैर ऐसे जिंदा है जैसे उसके साथ ही मर चुका है। कुछ फैसले सिर्फ दायमी जुदाई के हाथों ही तय पाते हैं। उससे पहले खबर होती है ना एहसास, और मैं बहुत से लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक ठीक वो तहरीर पढ़ने की कोशिश करें जो कोई आपकी ज़ात में रकम कर गया है। काल की डायरी के काली ख्यालात। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं काल कला दबाकर उसे ख़त्म कर डालूं। ये कितना बेकार है ये काल, यानी कि वो जॉर्ज मेरी पूरी 11 ट्वीट्स लेकर भाग गया, और जीना जिससे मुझसे कहा था कि वो जाते हुए मुझे अपनी कार देकर जाएगी अगर प्रोम नाइट की मुतवक्का क्वीन का ड्रेस या मुंह मैं किसी तरह से बिगाड़ दूं या उसे प्रोम नाइट में आने के काबिल ही ना छोड़ूं। तो मैंने दूसरा काम कर दिखाया और फूड पॉइजन से उसे प्रोम नाइट से दूर रखा, और जीना अपना बोरिया बिस्तर क्वीन क्रोन समेट कर कार समेत मुझसे ही दूर हो गई। मैंने उसके घर का पता डायरी में महफूज कर लिया है। एक दिन जीना जान जाएगी। अच्छा होता अगर मुझे कार दे जाती। मैं जल्दी अमेरिका जाऊंगा। आजकल मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ। वेलकम वीक के लिए इस बार मैंने कुछ ऐसे मस्तूरी कीड़े दरियाफ्त किए हैं जो खाल के साथ चिपक कर खाल को नीला कर देते हैं। ये वही कीड़े हैं जिन्हें देखते ही लड़कियां उछलने और तकने लगती हैं। और इस बार मैंने पेन में पहले से ज़्यादा ताकतवर बैटरी फिक्स की है, सिर्फ इतनी ताकतवर कि जब तजर्बे के तौर पर मैंने शाहवेज को उससे छुआ तो वो चलकर दूर जा गिरा और उसने इकरार किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कुछ और भी आलात हैं, लेकिन अभी मैं उन पर काम कर रहा हूँ। फ्रेशर्स, आखिर तुम कब आओगे? तुम्हारा कार्ल, नेक तमन्नाएं। आसमी की शर्ट पहने और आसमी का बोर्ड पकड़े वो काफ़ी खुश सी थी। वो अपना बोर्ड लेकर सबसे पहले आलियान के पास गई। पूछो मुझसे क्या पूछना है। जिस वक्त मैं तुम्हारे पास आई थी उस वक्त तुमने कॉफ़ी के 1000-2000 कप पी रखे थे। वो तो मैं हौसलामंद थी जो तुम्हारे अंदाज और लब और लहजे पर रोने लगी थी। वैसे मुझे ये बात बाद में डेरिक ने बताई थी कि लड़कियां जानबूझकर बार बार आकर तुम्हें तंग कर रही थीं, और हैरत हुई ये सुनकर कि ऐसी लड़कियों के सर पर तुमने आसमी का बोर्ड क्यों नहीं दे मारा। शायद उन सब का गुस्सा तुमने मुझ पर निकाल दिया था। क्या तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आया था मुझ पर? अच्छा, ऐसा करो, मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब मुझ जैसी डरी सहमी और बेचारी सी लड़की आती है तो उसे कैसे डील किया जाता है, और अगर उसे उस जगह तक छोड़ आया जाए जहाँ जाने के बारे में पूछ रही है तो हमारी अस्मत और शान में कमी नहीं आ जाती। वैसे आज भी कॉफ़ी ही पी कर निकले हो ना? ठीक है, आज तो ज़रूरी था। ज़रूरत भी क्या है सबसे नरम खोई से बात करने की। वो उसके साथ खड़ी बोलती ही जा रही थी। एक स्टूडेंट आलियान के पास उससे कुछ पूछने लगा। हाथ के इशारे के साथ वो स्टूडेंट के साथ जाने लगा और दूर चला गया। इसी दौरान एक एशियाई लड़की उसके पास आई और काफ़ी देर तक उसका सर खाती रही। या तो उस लड़की में बोलने की ताकत बहुत ज़्यादा थी या उससे समझ रखा था कि दूसरों में सुनने का हौसला बेमिसाल है। वो काफ़ी तफसील से उसे ये बताने लगी कि किन खतरनाक मराहिल से गुजरकर उसका दाखिला यूनी में हुआ है, क्यों कि उसके दादा मान ही नहीं रहे थे। एक दूसरी लड़की आई और खड़े खड़े यूनिवर्सिटी के बारे में सब जान लेना चाहा, हत्ता कि
उससे ये सवाल भी पूछ लिया कि स्टूडेंट यूनियन के सदर का इंतखाब किन मराहिल से गुजर कर किया जाता है और मसूल किन मराहिल से गुजर के। और कुछ का ख्याल था कि आर्क्स में सब बता सकते हैं, ये भी कि ऑक्सफोर्ड से बस कहाँ कहाँ ले जाती है, और ये भी कि कैंटीन में बर्गर कितने का है और कॉफ़ी कितने की। एक ने तो ये भी पूछ लिया कि उसकी दोस्त जमी कहाँ होगी इस वक्त यूनी में। किसी का सवाल सिर्फ इतना सा था कि किस तरह की ड्रेसिंग करके आने से वो यूनी में जल्द मशहूर हो जाएगी। तो 1 साल पहले आलियान ने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि हर बर्दाश्त की एक हद बिलाखिर होती है। तो जिस मुकाम से वो गुजरा है उस मुकाम से वो गुजरेगी तो जान पाएगी कि हकीकतन होता है क्या, और फिर महसूसात क्या हो जाते हैं। जैस्मीन, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या है? गहरे सुर्ख बालों वाली लड़की ने चिल्लाने में कंजूसी बरती न एहतियात। दोनों अमराहा से जरा सी दूर थीं। जैस्मीन ने तड़प कर सुर्ख बालों वालों की तरफ देखा। क्या है मेरी गर्दन पर? ओह माय माय, तुम्हारी गर्दन तो नीली पड़ गई है। ये छोटा सा कीड़ा, ये तो जहरीला लगता है। वो फिर तो तुम्हारी गर्दन से उतर ही नहीं रहा, और यकीनन इसने अपना डंक तुम्हारी गर्दन में काट रखा है। जहर फैल रहा है तुम्हारी गर्दन में। ये सुनकर जैस्मीन चिल्लाने में अपनी दोस्त को भी पीछे छोड़ दिया। उन दोनों के तासुरात देखकर ना चाहते हुए भी अमराहा की हंसी निकल गई। उन सब में यह खामोश माहिदा तय था कि कार्ल के बारे में कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। एक स्टीरियोटाइप लड़का आया और सर के बल जमीन पर गोल गोल पंखे की तरह घूमने लगा। उससे हाथों, नाक, कान, भनुएं, जुबान और गले में जेवरात की कई इकसाम पहन रखी थी। करीब वो जवार वालों को हवा देने से जब वो फारिग हो चुका तो आसमी अमराहा के पास आया। हे, मैं फीफी हूँ। अच्छी बात है, मैं मीमी हूँ। अमराहा उसके जेवरात देख रही थी। मुझे डीन से मिलना है। क्या उन्हें तुमसे मिलना है? मेरा मतलब है डीन से ही क्यों? ऐसे ही सोच रहा हूँ कि पहले ज़रा बड़े लोगों से शुरुआत करूँ। किस चीज़ की शुरुआत? मिलने की। क्यों? क्या तुम उन्हें अपने जेवरात में से कुछ अनायत करने का इरादा रखते हो? वैसे वो जेवरात नहीं पहनते। तुम्हें किसी ने नहीं बताया तो मैं बता दूं कि तुम्हारे हिस्से मज़ा इंतहाई बकवास है। वो गुस्सा हो गया। शुक्रिया बताने के लिए। तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे तुम्हारे जेवरात टूट कर झड़ सकते हैं। आओ मेरे साथ, डीन भी तुम्हारे ही इंतज़ार में होंगे। मैं चंद और स्टूडेंट्स को भी उनसे मिलवा चुकी हूँ। वेलकम वीक पर तो वो खास फ्रेशर्स से मिलते हैं। उसे लेकर वो डीन यानी कार्ल के पास आई। कार्ल, ये डीन से मिलना चाहते हैं। कार्ल ने सही हिला दिया। ठीक है, आइए जनाब। चाहिए जनाब। अमराहा सिरे लफसी। उसे यकीन था क्या वो सर के बल घूमना छोड़ देगा या डीन से मिलने का ख्याल उस सर से निकाल देगा। दो में से एक काम ज़रूर होगा। इस बार फ्रेशर्स व नमूनों की भरमार थी। जैसे कि एक लड़की को देखकर कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पेरिस फैशन वीक के रैंप से चलती सीधी यूनिवर्सिटी आ गई हो। और एक ने कानों में इतने बड़े बुंदे और कलाइयों में ऐसे ऐसे कड़े पहन रखे थे कि गुमान होता था करतब साजों के आलाते फ़न चुरा लाने का शुगल रखती हो। और चंद फ्रेशर्स को देखकर अमराहा की समझ में नहीं आया कि वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, कि दुनिया एक जंगल है और हम उसके बासी, या ये कि बहुत रह लिया इस कदीम सी दुनिया में, चलो अब किसी और सियारे की तरफ निकले। या शायद ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं इंसान बने रहने से थक गया हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ इंसान ही हूँ, अब मुझे कोई और मखलूक होने का शर्फ हासिल करना चाहिए। डेरिक आया उसके पास। मेरी जगह खड़ी हो कैसा लग रहा है? कहकर दांत निकाले। कुछ बता नहीं सकती, काश मेरी भी नाक लंबी होती तो मैं अपने एहसासात जान पाती। हाँ, जिस तरह तुम मेरी नाक को घो रही थी, मैंने उस रात संजीदगी से नाक की सर्जरी करवाने के बारे में सोचा था। फिर सोचना तर्क क्यों कर दिया? उससे दांत निकाले। उसे एक चॉकलेट ट्वीट देकर थोड़ी गपशप लगाकर वो चला गया। वेलकम वीक का आखिरी दिन था। मामूल से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रश था कि इंतहाई हाई फाई ड्रेसिंग में आंखों पर चश्मा लगाए, किसी मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट से बाल बनवाए, एक लड़का स्टारडम की धूल उड़ाते 4 अदद काले पेंट कोट और चश्मा चढ़ाए कार्ड्स के नरगे में यूनी के अंदर आया। उसके आगे पीछे फोटोग्राफर्स का हजूम था जो धड़ाधड़ उसकी तस्वीरें बना रहा था। अमराहा मुँह खोले देखती ही रह गई। वो देख रही थी कि क्या वो इतना ही खूबसूरत है हमेशा से? और गार्ड्स और फोटोग्राफर्स उसके गिर्द ना भी होते तो भी वो हजूम को रोक लेने का कमाल रखता था। उसका फेवरेट सुपरस्टार उससे कुछ ही फासले पर था। क्या ये सच था? फ्रेशर्स जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए, खासकर अफ्रीकी, एशियाई, छोटे और तरक्की पसीर मुल्कों के स्टूडेंट्स उस खूबसूरत और मशहूर इंसान को गर्दनें उठा उठा कर देखने लगे
जिसकी तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर्स मरे जा रहे थे और उनके पीछे माइक में हाथ लिए टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स लाइव कवरेज कर रहे थे। मिस्टर जैन ने मानचेस्टर यूनी में पढ़ने का फैसला किया है। ये एक दानिशमंदाना फैसला है, लेकिन मैं थोड़ा तफ्शीश में मुब्तला हूँ। क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनके लाखों फैंस को यूनिवर्सिटी तक आने से रोक सकेगी? मुझे खदशा है कि वो ऐसा नहीं कर सकेगी। माइक हाथ में लिए टीवी रिपोर्टर अपनी पोनीटेल को हिला हिलाकर तेज बोल रही थी। पेंट की जेब में हाथ डालकर वो खड़ा हो गया और यूनी को सर उठाकर देखने लगा और ऐसा करते उससे गर्दन को ऐसा हम दिया कि अमराह सांस लेना भूल गई। इन्हें सारे ज़रूरी काम छोड़कर फ्रेशर्स इन हमाक से मिस्टर जैन को देख रहे थे। ये ज़रूर कोई फिल्म स्टार है, या शाही ख़ानदान का फ़र्द, या किसी बड़े लेकिन गैर मारूफ मुल्क का मुतवक्का शहज़ादा, कोई फुटबॉलर, सिंगर जिसे फ़िलहाल वो नहीं जानते। हाँ, वो नहीं जानते। फ्रेशर से मज़ीद वक्त ज़ाया करना फजूल समझा और पागलों की तरह मारूफ मिस्टर जैन की मोबाइल से तस्वीरें और वीडियोस बनाने लगे ताकि अपने मुल्कों के मुकामी अखबारात को दे सकें, सोशल मीडिया पर वायरल कर सकें। इसी दौरान लड़कियों का टोला चलता हुआ उसकी तरफ लपका। गार्ड्स ने लड़कियों को दूर से ही रोक लिया। आने दे उन्हें, उससे हाथ से इशारा किया। लड़कियों ने होशी से बेहोश होने से पहले अपने अपने हाथ ऑटोग्राफ के लिए आगे किए और लड़के लड़कियां भी आने लगे और गार्ड्स का हल्का तोड़ने की कोशिश करने लगे। अब तो कोई शक ही नहीं रह गया था। प्रेशर से आगे बढ़े वो बेचैनी और जोश का शिकार थे। कोई अभाव नहीं रह गया था। वो खुश हैं कि कोई स्टार उनकी यूनी में उनके साथ पढ़ेगा, वो भी उनके साथ फ्रेशर है। इनके फैंस से इन पर हल्ला बोल दिया है। वेल, ऐसे माहौल में ये सिर्फ पढ़ नहीं सकेंगे या पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन ये काबिल तारीफ है कि मिस्टर जैन ने इतनी कामयाबी समेट लेने के बाद भी पढ़ने का फैसला किया। पोनी टेल वाली की तेज़ आवाज़ में रिपोर्टिंग जारी थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि फ्रेशर्स का आधा मजमा आराम से सुन सकता था। उसी की तरह के दूसरे रिपोर्टर दूसरी तरफ खड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ से रिपोर्टिंग कर रही थी। वेलकम वीक के इस आखिरी दिन ये सब आनन फानन हुआ। वो आया और जा गया। चंद मिनट लगे और फ्रेशर्स उसके गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए और जो इधर उधर थे वो भी उसी की तरफ देखने लगे कि कौन आया है। सबके मोबाइलों वाले हाथ बुलंद थे। वो सब दीवानावार उसकी तरफ लपक रहे थे और फिर इस घेरे के अंदर एक बोर्ड बुलंद हुआ जिसकी एक तरफ लिखा था, वेलकम फ्रेशर्स, वी आर योर सीनियर्स, थैंक्स फॉर द अटेंशन। और बोर्ड की दूसरी तरफ लिखा था, यू आर ऑसम फूल्स। नए आने वाले होंकों की तरह बोर्ड पढ़ते रह गए और फिर उन बुलंद बांग कहकों को सुनने लगे जो मिस्टर जैन, उसके गार्ड्स, फोटोग्राफर्स और उसके फैंस उनकी तरफ इशारे कर कर के लगा रहे थे। हफ़्फ़त उनके चेहरों पर लिखी थी। सीनियर से उन्हें आते ही धर लिया था। उन्हें बता दिया था, ज़रा बच के, हमें बच्चे ना समझना। जब फैंस आलियान से ऑटोग्राफ ले रहे थे तो वो भी फ़ौरन उसके पास गई थी और एक सादा कागज़ उसके सामने किया था। इस बार अपना नाम लिख दो, हमराह ने उसके सामने खड़े होकर बहुत खुश होते हुए कहा। कैमरों के फेक फ्लैशेस उन दोनों पर पड़ रहे थे। वो उस इंसान के सामने खड़ी थी जो पूरी यूनी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। आलियान ने कागज़ पर ऐसे ही लकीरें खींच दी। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, लकीरें नहीं, उससे उर्दू में कहा। नाचारा उससे अपना नाम लिख दिया और वो गार्ड बने कार्ल को धक्के देकर हल्के से बाहर निकल आई और रिपोर्टिंग करती वीरा के करीब से गुजरती खुद को हजूम से दूर ले गई। उसका ख्याल था वो एक मार का सर कर लाई है, वो उसका नाम लिखवा लाई है। और इससे पहले जब उसे बेनियाजी से अपने फैंस को देखा था तब अमराह दंग रह गई थी। क्या वो ऐसा ही हर फन मोला है? उसमें कितनी अदाएं हैं कि ख़त्म होने में आती हैं ना गिनती में। जब वो उसका नाम लिखवा ले गई तो आलियान को लगा वो उसका मजाक उड़ा गई है और अब उसे ही शिद्दत से लगने लगा कि वो उसका खिलौना है। जब जी चाहा खेल लिया वरना तोड़ दिया और फिर जोड़ने के लिए आ गए। उन्होंने नए आने वालों को उल्लू बनाया। अब वो सब हंस रहे थे। ये आलियान का ज़ाहिर था, लेकिन अंदर से वो खामोश था। वो सोच रहा था, एक मजाक तो उसके साथ भी हुआ जो इतना अमली था कि उससे ही बेअमल कर डाला था।